प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु शेखावाटी मिशन 100 द्वारा ऐतिहासिक पहल के रूप में जो प्रश्न नोतरी बनाई गई है, उसके तहत कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी का अध्ययन हम करेंगे। इस एडिशन में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 से आरंभ करेंगे। इससे पूर्व के अध्याय 1, 2, 3, 4 पूर्व के एडिशन में मैंने हल करके आप तक पहुंचा दिए हैं। आशा है कि आप सभी उनको ध्यानमग्न होकर अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी सफलता को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आरंभ करते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के अध्याय 5 का। शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का आरंभ प्रश्न संख्या 1 से मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका सरनाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 में। प्रश्न संख्या 2, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का कविता संग्रह है? उत्तर है मुक्तिबोध। पहले के जो एडिशन आपके लिए तैयार करके भेजे हैं, उनमें मैंने बताया था कि जिस अध्याय के कवि या लेखक के बारे में या उसके जीवन परिचय से संबंधित जो बात होती है, उसमें से प्रश्नोत्तर के बारे में जब पूछा जाता है तो लगभग सभी प्रश्न उसी के बारे में होते हैं। अतः आप लगभग उसी लेखक पर अपना फोकस, उसी कवि पर अपना फोकस बनाते हुए उस उत्तर को खोजने की कोशिश करें। अतः प्रश्न संख्या 2, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का कविता संग्रह है? मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का। काठ का सपना किस कवि द्वारा रचित कथा साहित्य है? इसका उत्तर भी वही होगा, मुक्तिबोध। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्य किस कवि की कविताओं की विशेषता है? यह भी वही उत्तर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता संघर्ष स्वीकारा है, उनके किस संकलन से ली गई है? यहाँ पर देखिए संघर्ष लिखा हुआ है। संघर्ष शब्द मिसप्रिंट होकर गलत छप गया। ये संघर्ष नहीं, सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, उनके किस संकलन से ली गई है? उस संकलन का नाम है भूरी भूरी खाक धूल। सहर्ष स्वीकारना
का कवि के अनुसार मूल भाव क्या है? प्रसन्नता से स्वीकारना, किसी चीज को बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करना, सहर्ष से स्वीकारना का मूल भाव है। सहज सने की उष्मा कवि को विरह में किस प्रकार की लगती है? सहज सने की उष्मा कवि को विरह में किस प्रकार की लगती है? अग्नि शिखा सी। उष्मा यानी गर्मी, सने प्रेम, विरह बिछड़ना। जब कोई प्रेम रूपी गर्मी से अपना अलगाव पैदा करता है या बिछड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो जैसे अग्नि के अंदर जल रहा है। अतः सहज सने की उष्मा कवि को विरह में किस प्रकार की लगती है? अग्नि शिखा सी। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्याकरण का प्रश्न। अलंकार इसके अंदर है मानवीकरण। दक्षिण ध्रुवीय अलंकार, दक्षिण ध्रुवीय अलंकार अंधकार अमावस्या पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अलंकार के अलग अलग भेद होते हैं और उन भेदों में से जिस तरह से अलंकार का प्रयोग किया जाता है वही आपको बताना है। एक पंक्ति या एक शब्द के प्रश्नोत्तर आरंभ होते हैं। प्रश्न संख्या: मुक्ति बोध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जगह का नाम श्योपुरा, ग्वालियर और राज्य है मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न: सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि मोह से मुक्ति पाने के बाद भूलने की प्रक्रिया को किस तरह घटित होते देखना चाहता है? यहाँ पर आपका उत्तर है अमावस की तरह। जिस तरह से अमावस की काली रात्रि होती है, अंधेरा होता है, उसी को इंगित करते हुए उस अंधेरे में भी हम अपने विश्वास को या किसी वस्तु को स्वीकार के चलते हैं। और जो मोह दुनियादारी से या समाज से, परिवार से होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए उस अमावस की काली रात्रि के अंधेरे के समान सहज स्वीकारते हुए भूलने की प्रक्रिया को घटित होते हुए देखना चाहता है। कवि मुक्ति बोध अमावस के अंधेरे से सामना क्यों करना चाहता है? कवि मुक्ति बोध जो है वो अमावस के अंधेरे से सामना क्यों करना चाहता है? कवि अंधेरे से सामना करके अपने मन की ताकत को बढ़ाना चाहता है। वो कहना चाहता है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, अंधकार आए, लेकिन वह अपने आप को निराश ना समझते हुए अपने मन की ताकत को बढ़ाता रहे। इसलिए उसे अमावस का जो अंधेरा है उसमें भी अपने मन के प्रकाश को जलाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि मुक्तिबोध के अनुसार मनुष्य के अंदर अज्ञात भय कौन पैदा करता है? जो कहीं दूसरी जगह से आता है,
बिना किसी अर्थ के मन में भय पैदा कर दिया जाता है, ऐसा कौन करता है? कवि मुक्तिबोध के अनुसार मनुष्य के अंदर अज्ञात भय जो है वो लगातार बढ़ते भौतिक और मानसिक अवलंबन मनुष्य के अंदर अज्ञात भय को पैदा करते हैं। मुक्तिबोध ने मनुष्य की संपूर्ण चेतना को कबीरी चादर क्यों कहा है? संपूर्ण चेतना किसकी? मनुष्य की, जिसको कबीरी चादर का रूप दिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधकार, प्रकाश, दुख, सुख, भूल, शुद्धि के संघर्षों से भरी हुई है। इसलिए उसने मनुष्य की संपूर्ण चेतना को कबीरी चादर का रूप बताया है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर पंक्ति में दक्षिण ध्रुवी अंधकार से क्या तात्पर्य है? प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुवों पर लंबे समय तक अंधकार रहता है, उसी प्रकार कभी भी प्रिय के बिछुड़ने की लंबी अवधि को दक्षिण ध्रुवों के अंधकार के समान मानकर भोगने को तैयार है। यदि कोई अपने प्रियजनों से पिछड़ जाता है तो उसे उस अंधकार की तरह ही भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए और भोगता भी है। यहाँ कवि का एकांकी जीवन उभर कर सामने आया है। प्रश्न संख्या 7वां है, भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में तुम और तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में तुम और तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? इन पंक्तियों के अंदर तुम और तुम्हारा शब्द उन सभी आत्मीय जनों के लिए कवि ने प्रस्तुत किया है जो विशाल विश्व की उलझनों को उलझाने में कवि की मदद करते हैं। विशाल विश्व की उलझनों को हल करने में, सुलझाने में कवि की मदद करते हैं। इसमें माँ है, पत्नी है, बहन है, सहचरी यानी साथी कोई भी हो सकता है। गर्बीली गरीबी, प्रश्न संख्या 8, गर्बीली गरीबी से क्या तात्पर्य है? यहाँ धन की न्यूनता होने पर भी मन में हीन भावना नहीं लाना। गरीब व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है, फिर भी वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए गर्व करता है अपने आप पर। मन में उसके कोई किसी प्रकार की हीन भावना उसे नहीं रखनी चाहिए, चाहे धन उसके पास है या नहीं। यानी धन की कमी होने पर भी मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए। गर्बीली गरीबी से तात्पर्य रखता है। अब आता है लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर, जो बड़े 2, 4, 5, 7 पंक्तियों के होते हैं। प्रश्न संख्या 1, सहर्ष स्वीकार है कविता का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा है, वो भी मूल। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हार, जीत, संघर्ष इत्यादि परिस्थितियां मनुष्य जीवन के समानांतर चलती रहती हैं। मनुष्य को इस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहिए।
अब ये जो समस्याएं हैं, सुख दुख, हर्ष विषाद, हार जीत, ये तो एक चलती फिरती छाया चित्र के समान है, जो उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इन्हीं स्वीकारते हुए दुखी मन से स्वीकारेंगे तो क्या वो दूर चली जाएंगी? तो परिस्थितियों का सामना परिस्थिति के अनुसार अनुकूल रखते हुए, करते हुए, स्वीकारते हुए शांत जीवन यापन अपना करें। मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में सहज भाव से ही रहे। इस प्रकार के सहज जीवन यापन में समुदाय के लोग, समाज के लोग मददगार हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। परिवार के लोग उसकी परिवेदना को, उनकी परिस्थितियों को समझकर आगे आ सकते हैं, चाहे उनमें किसी भी प्रकार का संबंध क्यों ना हो, फिर भी वो मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है और यहाँ उसकी शब्द किसके लिए आया है? कवि मुक्ति बोध के अनुसार मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां और भाव एक साथ चलते हैं। कवि ने तो दृढ़ता और जघन्य कठोरता को भी बड़े मानवीय मूल्य माना है। कवि के अनुसार भूल जाना भी एक कला है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। मनुष्य को अधिक प्रकाश की चौंधिया देना, चकरा देना और कई बार अमावस का अंधेरा भी संबल प्रदान कर देता है। अंधेरा, उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति, इन सभी परिस्थितियों को कबीरी चादर मानकर मनुष्य को अपनी आत्मा के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। इस प्रकार से यह जीवन किसी एक का नहीं है बल्कि अनेक उलझनों का है और इन उलझनों को सुलझाने तथा उलझाने में परछाई के रूप में माँ, पत्नी, बहन, सहचरी यानी साथी जो हैं आदि किसी की भी भूमिका हो सकती है। यहाँ उसकी जो शब्द है इन पंक्तियों में, वह शब्द इन्हीं भूमिका निभाने वाले लोगों के लिए आया है। उसकी शब्द ये जो भूमिकाएं निभा रहे हैं उन लोगों के लिए। कौन से लोग? जैसे माँ है, पत्नी है, बहन है, मित्र है, सखा है, कोई भी परिवार का जो व्यक्ति है या समाज का व्यक्ति है, उसके लिए। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है और इसके विपरीत कवि कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है और इसके विपरीत कवि कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। एक तरफ तो स्वीकार कर रहा है, एक तरफ उसको बर्दाश्त भी नहीं कर रहा। कवि के इस अंतर विरोध का क्या कारण है? ऐसा क्यों कहा है? सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने की बात कहता है। कवि इन परिस्थितियों को संघर्ष के साथ स्वीकार करना चाहता है, न कि बहलाती सहलाती और दिखावटी आत्मीयता का साथ। कवि वास्तविकता के हर दंड और पुरस्कार को स्वीकार करता है, लेकिन उसे मन को बहलाने वाली क्षणिक आत्मीयता स्वीकार नहीं है।
वो कहता है कि अत्यधिक आत्मीयता मानव को क्या बना देती है? कमज़ोर बना देती है। अति किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती है। कभी मिलन के उजाले का सुख भोगने के साथ बिछुड़ने के गहरे अंधकार में अमावस को भोगने के लिए तैयार रहने को कहता है। कवि के अंदर माँ, पत्नी, बहन, सहचरी के स्नेह की सहज ऊष्मा है, तो दूसरी तरफ विरह की अग्नि शिखा उद्दीप्त रखने को कहता है। इस प्रकार से कवि मनुष्य में उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्वों का सहज चित्रण करता है। सचमुच मुझे दंड हो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता के वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। यहाँ इस कविता की पंक्तियों में कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को सहर्ष और सहज भाव से स्वीकार करता है। कवि कठिन परिस्थितियों के दंड को भी सहर्ष स्वीकार करता है और इस प्रकार के दंड में भी अपने प्रिय मिलन की आशा रखता है। अपने एकांकी जीवन में भी कवि प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन यापन करना चाहता है। कवि अज्ञात सत्ता से सहारा चाहता है और उसी में अपने स्नेह को प्रकट करता है। संख्या 4, सचमुच मुझे दंड हो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लापता का अर्थ है गुम हो जाना, खो जाना, चले जाना। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। कविता की इन पंक्तियों में कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को सहर्ष और सहज भाव से स्वीकार करता है। कवि कठिन परिस्थितियों के दंड को भी स्वीकार करता है और इस प्रकार के दंड में भी अपने प्रिय मिलन की आशा रखता है। अपने एकांकी जीवन में भी कवि प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन यापन करना चाहता है। कि भी वो अकेला है, फिर भी उसे जीना तो होता ही है। अज्ञात सत्ता से सहारा चाहता है, उसी में अपने स्नेह को प्रकट करता है। जीवन की अच्छी और बुरी सभी बातों को सहर्ष से स्वीकार करना चाहता है। यहाँ कवि का अपने प्रिय के प्रति, यानी जो उसे अधिक प्यारा होता है, उसके लिए आत्मीय और समर्पित भाव प्रकट होता है। इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय पूरा हुआ और अगला अध्याय संख्या 6 शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ उषा शीर्षक आरंभ होता है, जिसकी प्रश्नोत्तरी जो है प्रश्न संख्या 1, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। उर्दू और हिंदी का दो आब नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले के पूर्व के अध्यायों में, कि जिस अध्याय के कवि या लेखक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ प्रश्नोत्तरी जहाँ चलती है, तो उसका जो हल है, उसका जो उत्तर है,
उसी कवि या लेखक के साथ मेल खाता है। इसलिए यहाँ प्रश्न संख्या 2, उर्दू और हिंदी का दो आब नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? भाषा दो है, उर्दू है, हिंदी है। इन दोनों भाषाओं के नाम से दो भाषाओं के लेखक या कवि जिसे जाना जाता है वो है शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता में चित्रण है। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई उषा कविता है, उसमें चित्रण किसका किया है, किसके बारे में बताया गया है? सूर्योदय से पूर्व का, यानी जब सवेरा होता है और सूर्य उदय होता है उससे पहले का चित्रण इस कविता में किया गया है। उषा कविता में जीवन के किस परिवेश का चित्रण हुआ है? यहाँ बहुत ही सुंदर उत्तर जो है वो बताया है कि ग्रामीण परिवेश का चित्रण उषा कविता के अंदर किया गया है। क्यों किया है, इस पे मैं थोड़ा विश्लेषण करूं कि जैसे सूर्योदय होता है उससे पहले, उससे पूर्व उषा यानी प्रकाश, सवेरे की लालिमा, सूर्य के उदय होने से पूर्व जो प्रकृति पर बिखरती है और प्रकृति को निहारती है, उससे पूर्व जिस समय को उषा काल कहा है, में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो सूर्योदय होने से पूर्व ही अपने बिस्तर से उठ जाते हैं, यानी जाग जाते हैं, और पक्षियों की, पशुओं की चहल पहल जो है वो आरंभ हो जाती है। इसलिए उषा कविता में जीवन के ग्रामीण परिवेश का चित्रण हुआ है। प्रयोगवादी काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवादी काव्य का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अ या ऑप्शन 1, 2, 3, 4 वाले। अब आरंभ होते हैं एक पंक्ति या एक शब्द में प्रश्नोत्तर। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए। कवि शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बताइए। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे छोड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश। ये जो इनकी रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, दोनों मिलती जुलती हैं लेकिन रचना अलग है। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे छोड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश, दोनों भाषाओं का मिश्रण जो इन्होंने लिखा है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि और बिंबधर्मी कवि के रूप में किसकी पहचान है? आपको
मेरी कही हुई बात पुनः याद दिलाता हूँ, और आ भी गई होगी, कि यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा है उसका उत्तर कहीं और नहीं, इसी के लेखक, इसी के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिनके विचारों के स्तर पर, प्रगतिशील शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि और दमधर्मी के रूप में पहचाना जाता है। राख से लीप हुआ चौका। राख से लीप हुआ चौका पंक्ति में प्रकृति के किस स्वरूप का चित्रण है? इस पंक्ति के अंदर सूर्योदय से पूर्व आकाश और धरा पर छाने वाले कोहरे और ओस की नमी का चित्रण हुआ है। देखिए, जैसे सूर्य उदय होता है उससे पूर्व धुंधलापन, आकाश और धरा यानी पृथ्वी पर जैसे कोहरा छा जाता है, उसकी ओस की नमी बूंदें जो हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जो धरती है वो ओस की बूंदों से गीली होकर नीलिमा आकाश के प्रकाश से राख के रूप जैसी दिखाई देती है, जिसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। प्रयोगवादी कविता में किस प्रकार के नवीन प्रयोग हुए हैं? प्रयोगवादी कविता में शिल्प और भाव से संबंधित नवीन प्रयोग हुए हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, जिनका उत्तर बड़ा होता है, 2, 4, 5 पंक्तियों में आपको लिखना होता है। उषा कविता का मुख्य भावार्थ क्या है? कविता का नाम है उषा, उसका मुख्य भावार्थ आपसे पूछा है। और पूर्व के अध्यायों को हल करते हुए मैंने बताया था कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए भाषा के अंदर मात्राओं के विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो सही करना है, और साथ ही आपको अपनी लेखनी का भी ध्यान रखना है, सुंदरीयता के साथ लिखनी है, ताकि विकसक हर दोनों चीज़ों से, उत्तर के जवाब और शुद्धता से प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक प्रदान कर सके। प्रकृति के प्रत्येक पल का अपना अलग अंदाज और आनंद है। उषा कविता का मुख्य भाव जो है वो बताया जाता है कि जो प्रकृति है उसका प्रत्येक पल, क्षण अपना अलग अंदाज और आनंद लिए होता है। प्रकृति के इन विभिन्न रूपों में सूर्योदय से ठीक पूर्व होने वाले प्रत्येक क्षण, पल के परिवर्तनों का अपना अलग ही सौंदर्य होता है। इस समय प्रकृति बहुत ही कम समय में मनुष्य के सामने अनेक मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करती है। कवि ने प्रकृति के इस मुख्य स्वरूप को, मुख्य यानी जिसकी आवाज ना निकले, उस स्वरूप को बिना बोले जीवन की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करता है। प्रकृति के सूर्योदय से पूर्व के इन दृश्यों को आम ग्रामीण जीवन की गतिविधियों एवं ग्रामीण क्रियाकलापों से जोड़ने का प्रयास कवि
करता है। मनुष्य रूप से प्रकृति के इस स्वरूप को कवि आम आदमी की दैनिक गतिविधियों से जोड़ता है। कवि बताना चाहता है कि प्रकृति का यह मनोरम रंग, बहुत ही मन को भाने वाला जो दृश्य है, ही जीवन का वास्तविक रंग है। गहन अंधकार को चीरकर उसे हटाकर धीरे धीरे होने वाला सूर्योदय मानव धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जीवन को गतिशील बनाता है। अगला प्रश्न है, जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ आपको बताना है, स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सूर्योदय से पूर्व, सूर्य निकलने से पहले का जो दृश्य है, उसमें अपना अलग सौंदर्य होता है। उसकी सुंदरता बहुत ही अनोखी होती है और यह सौंदर्य एक जादू के समान होता है। जैसे कोई जादूगर जादू करके किसी चीज़ को दिखाकर चला जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जादू का खेल देखकर मनुष्य आश्चर्य से भर जाता है कि यह कैसे कर दिया उसने, यह कैसे हुआ, ठीक उसी प्रकार सूर्योदय से पूर्व के दृश्य भी देखने वालों को आश्चर्यचकित करते हैं। जादू के खेल में हर दृश्य का अपना अलग रंग होता है। उसी प्रकार सूर्योदय से पूर्व पल पल परिवर्तित होते इन दृश्यों के भी अनेक रंग होते हैं। ज्यों ज्यों सूर्य एक स्थिति से आकाश की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये प्राकृतिक सौंदर्य का जादू भी समाप्त होता चला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखो। कौन से काव्य की? प्रयोगवादी की। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ 1943 में माना जाता है। जैसा कि प्रयोग शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि नए प्रकार के प्रयोग, अर्थात काव्य के क्षेत्र में नई प्रयोगों का होना, नई बातों की खोज करना, ये सभी प्रयोग काव्य में भाषा, भाव, शिल्प, नवीन उपमानों तथा अर्थ को लेकर किए गए। कविता के शिल्प में नवीन बिंब, प्रतीक, उपमान तथा नए विधानों को प्रयुक्त किया गया है। पुराने उपमानों को नया आयाम एवं अर्थ प्रदान किया गया और मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं, उसके परिवेश और गतिविधियों को कविता में मुख्य स्थान दिया जाने लगा। प्रकृति में होने वाले जो विभिन्न सूक्ष्म परिवर्तन हैं, उनको भी मानवीय गतिविधियों से जोड़ा जाने लगा है। यही है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। अब आता है व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी, यानी अंतिम रूप बड़ा आकार के प्रश्न। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्रयुक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। यहाँ पर आपको किसी प्रश्न की व्याख्या करते समय उसके उत्तर को 4 भागों में विभाजित कर देना चाहिए और उसका पहला बिंदु जो होता है वो संदर्भ होता है। ये बिंदु जो है वो विक्षक को बहुत प्रभावित
व्यक्त करते हैं। बिंदुओं को देखकर विकसित के मन में ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं कि छात्रा ने, इस बच्चे ने जरूर मेहनत की है, अपनी लगन से प्रश्नोत्तरी कर रहा है। और संदर्भ में आपको जो पंक्तियां, जो काव्यांश की पंक्तियां दी होती हैं, उस पुस्तक के बारे में बताना होता है। उपयुक्त काव्यांश पंक्तियां हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक आरओ के अध्याय के अध्याय 6 की कविता उषा से अवतरित है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अब आता है बिंदु 2, प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है उन पंक्तियों में किसके बारे में, किसका चित्रण हुआ है। कविता की इन पंक्तियों में सूर्योदय से पूर्व प्रकृति में होने वाले विभिन्न दृश्य परिवर्तन एवं उनके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ये हो गया इन पंक्तियों का प्रसंग। अब बनती है व्याख्या। व्याख्या को विस्तार रूप से लिखना है। उपयुक्त काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि सूर्योदय के पूर्व के दृश्य अत्यंत सुंदर एवं मनोरम होते हैं, मन को भाने वाले होते हैं। सूर्योदय से पूर्व जब सूर्य की किरणें नीले आकाश पर पड़ती हैं, क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है, तो ऐसा लगता है जैसे झील के नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा चमकीला शरीर झिलमिलाता हुआ, हिलता हुआ, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का दृश्य मनोरम सौंदर्य पैदा करता है। आकाश की ओर चढ़ते सूर्य की जल में पड़ती किरणें हिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि ये किरणें हिल रही हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदरी जल में स्नान कर रही हो। फिर आता है चौथा बिंदु, विशेष। पंक्तियों की जो भाषा है वो कैसी है, उसके बारे में बताना है। काव्य पंक्तियों की भाषा सरल है। पंक्तियों में उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार है। और काव्य पंक्तियों में कौन से रस का चित्रण किया गया है? श्रृंगार रस का, जो बहुत ही सुंदरता के प्रति उसका प्रयोग होता है। इस प्रकार आपका अध्याय जो है वो संपूर्ण हुआ। आशा है मेरे द्वारा प्रश्नोत्तरी के हल को आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसे आप ज़रूर सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा काल की घड़ी में अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर देकर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।